हाय नाउ एमसीक्यू की सेकंड वीडियो में एमसीक्यू की सेकंड वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने 11 क्वेश्चन कराए थे विद वन ऑप्शन के हिसाब से बताए थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो है। नाउ प्रीवियस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन से समझाया है। आपका पैटर्न ऑनलाइन एग्ज़ाम बेस्ड है, घर पर दे सकते हैं, साइबर कैफ़े पर दे सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी चीज़, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक पेपर होगा और उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे, राइट। और जो आपके द्वितीय तथा प्रथम वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट है। उसमें क्या सेक्शन वाइज बटे हुए होंगे, एक सब्जेक्ट का सेक्शन, दूसरे सब्जेक्ट सेक्शन, तो वो क्या होगा, उसमें सब्जेक्टों को मिला करके सेक्शन बनाए जाएंगे। इस प्रकार से दो सेक्शन होंगे, तो उसमें अलग पैटर्न होगा, ठीक है। अंतिम ईयर CRE है, वो अंतिम ईयर के बच्चों के लिए है, तो इसलिए बता रहा हूँ। इसका एक पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं 12 क्वेश्चन की। 11 पहले हो चुके हैं। द रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर, जो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती हैं? वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, टेम्परेचर इनसेंसिटिव होती हैं, ये ऑलवेज इरिवर्सिबल होती हैं, या ऑलवेज रिवर्सिबल होती हैं। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैंने आप लोगों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जब पढ़ाई है उस वीडियो में, आप देखिएगा, पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। वहाँ पर मैंने ग्राफ बनवाया है, ln k 1/t के बीच में ग्राफ बनवाया है। ये आता कहाँ से है? ये आर्रीनियस एक लॉ है, आर्रीनियस ने बताया था। आर्रीनियस क्या लॉ है? आर्रीनियस लॉ है आपका k = प्रोपोर्शनल e⁻e/RT। ये लॉ है, इसमें दोनों तरफ लॉग लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में ln k, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ln k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचते हैं। नाउ हम इसमें क्या करते हैं, जो आर्रीनियस लॉ है इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो किस तरह से लेंगे, देखो, आई थिंक आप लोगों के लिए नहीं समझ में आ रहा होगा। आर्रीनियस लॉ है, आर्रीनियस लॉ है, वो आर्रीनियस लॉ क्या कहता है? नाउ आर्रीनियस लॉ आपका k = k डैश e⁻e/RT ये होता है। तो दोनों तरफ लॉग लेते, ln लेते हैं, ln बोथ साइड, टेकिंग ln बोथ साइड। तो ln k डैश और -e/RT ln e, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये ln के 1/t के बीच में y = mx + c, तो ये 1/t के बीच में और ln k के बीच में ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो वो हम इसी तरह से ग्राफ खींचते हैं। तो एक स्ट्रेट होती है वो हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है की लाइन होती है, एक थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है वो लो एक्टिवेशन एनर्जी की लाइन होती है, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि T2 टेम्परेचर ग्रेटर देन T1, T2 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो T2 यहाँ पर है और T1 यहाँ से ले लेता हूँ मैं, आपका ये हाई पर ले लिया है, और ये T1 है, T1 हाई पर इतना आया, और आपका यहाँ से ये इस पर, और इसके बाद यहाँ पर ये आया T1 पर, ये T1 है, ये T2 है।
तो आपने देखा, क्या देखा कि इसके बीच में जो आपका हाई है T1 से T2 के बीच में कितना गैप आ रहा है, इतना, और यहाँ पर जो लो पर आ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी पर LN के बीच में इतना। तो अगर आपने देखा कि अगर किसी की हाई वो है तो कैसा टेम्परेचर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कहेंगे वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं। कैसी रिएक्शन होती है? टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। ठीक है, नाउ हम बात कर लेते हैं ऑटो कैटालिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन में, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन में किन्हें कहते हैं? ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में कैटलिस्ट बन जाता है, प्रोडक्ट में कैटलिस्ट होता है। तो देख लेते हैं, वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्ट इज ए कैटलिस्ट। वन ऑफ द प्रोडक्ट में एक ऐसा होता है जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, तो जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें मैंने आपको ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इनमें जिसमें क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है प्रोडक्ट में कैटलिस्ट प्रोड्यूस हो जाता है जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है प्रोडक्ट, तो वो आपकी ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन होती है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा बिल्कुल, क्योंकि कैटलिस्ट ये अलग ऑप्शन होगा, ये होगा नहीं। तो ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, नाउ मैंने अभी आपको वीडियो डाली थी, उसमें इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड कराया था, उसमें बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। द इंटीग्रल मेथड फॉर एनालाइजिंग द काइनेटिक डाटा इज़ यूज्ड। जो आपका इंटीग्रल मेथड है वो आपका काइनेटिक डाटा को एनालाइज करता है, यूज करने के लिए। क्या यूज करने के लिए? व्हेन द डाटा इज स्कैटर्ड, जब आपका डाटा बहुत फैला हुआ हो तो उसको एनालाइज करने के लिए होता है। बी ऑप्शन, टेस्टिंग द स्पेसिफिक मैकेनिज्म विद सिंपल रेट एक्सप्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंटीग्रल मेथड होता है, अगर रेट एक्सप्रेशन सिंपल है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा होता है और इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इजी वे में निकाल लेते हैं। काइनेटिक डाटा का एनालिसिस बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं। तो फॉर टेस्टिंग स्पेसिफिक मैकेनिज्म विद सिंपल रेट एक्सप्रेशन, कैसा? सिंपल रेट एक्सप्रेशन। तो आई थिंक आप लोगों के लिए बी ऑप्शन को राइट होगा। डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड क्या होता है? जो डिफरेंशियल मेथड है फॉर एनालाइजिंग द काइनेटिक डाटा इज़ यूज्ड। किसके लिए यूज होता है? आप लोगों के लिए बताया, कभी कभी रेट एक्सप्रेशन आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो रेट एक्सप्रेशन जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डिफरेंशियल मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर टेस्टिंग द कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के लिए डिफरेंशियल मेथड का प्रयोग किया जाता है। व्हेन डाटा इज स्कैटर्ड या रेट एक्सप्रेशन इज वेरी सिंपल होगा तो इंटीग्रल मेथड का यूज होगा। तो इसके लिए टेस्टिंग द कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, वहाँ पर आपका डिफरेंशियल मेथड यूज होता है। ठीक है, आई थिंक दोनों से क्वेश्चन समझ में आ गए किस प्रकार से बनते हैं और हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चन की। इसमें क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार द टेम्परेचर डिपेंडेंसी, जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है ऑफ रेट कांस्टेंट की फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होती है? मैंने अभी कुछ समय पहले आपके लिए आर्हेनियस लॉ बताया था। आर्हेनियस लॉ क्या होता है? K = K डैश E/E/RD होता है। तो ये होता है आर्हेनियस लॉ। अब आर्हेनियस लॉ जब ये होता है तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया हो इससे कौन सा प्रूफ होता है? K = प्रोपोर्शनल E/-ERD। ये तो हो रहा है। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आप बात आती है इंक्रीज। आर्हेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। विद इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट ऑविंग आर्हेनियस इक्वेशन।
आर्हेनियस इक्वेशन में जो रेट कांस्टेंट होता है के, उस पर क्या डिपेंड पड़ता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में, तो आपका जो रेट कांस्टेंट होगा के, वो आल्सो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं, मैंने रिएक्टर पढ़ाए हैं आप लोगों के लिए, बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर। तो उन रिएक्टरों से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं देखिए। ये बैच रिएक्टर कैरेक्टराइज, एक बैच रिएक्टर को किस प्रकार आप करेक्टराइज करेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब किसी इंडस्ट्री में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं और विद इन मिनिमम टाइम पर, और डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ वाले चाहिए प्रोडक्ट, तो वह बैच रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बैच रिएक्टर को करेक्टराइज करेंगे, कांस्टेंट रेजिडेंस टाइम, गलत, वेरिएशन इन एक्सिस्टेंट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन को कराने के लिए वेरिएशन होना चाहिए, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज विद टाइम, टाइम के साथ में रिएक्शन मिक्सचर प्रॉपर्टीज हो वो भी चेंज, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होना चाहिए, तो वो बैच रिएक्टर में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन वेरिएशन इन रिएक्टर वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी इज़ द राइट आंसर होगा। बैच रिएक्टर को इससे करेक्टराइज कर सकते हैं। हमें रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन चाहिए, इसमें वेरिएशन कितना टाइप कर सकते हैं, और आपका जहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर बैच रिएक्टर का ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। ना हम बात कर लेते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर को किस प्रकार से करेक्टराइज करोगे। क्या हाई कैपेसिटी होती है इसकी, प्रेजेंस ऑफ अ एक्सियल मिक्सिंग, प्रेजेंस ऑफ अ लेटरल मिक्सिंग, और कांस्टेंट कंपोजिशन एंड टेम्परेचर इज रिएक्शन फ्लो। प्लग फ्लो रिएक्टर को टेबुलर रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें लेटरल मिक्सिंग होती है। प्लग फ्लो रिएक्टर को करेक्टराइज करती है प्रेजेंस ऑफ अ लेटरल मिक्सिंग। ठीक है। लेटरल मिक्सिंग होती है इसमें, एक्सियल यानी कि रेडियल भी नहीं होती है, एक्सियल भी नहीं होती है, लेटरल मिक्सिंग होती है। राइट। नाउ हम बात कर लेते हैं इन सेमी बैच रिएक्टर। सेमी बैच रिएक्टर में आपका सेमी बैच रिएक्टर दोज रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर किस टाइप से मैंने आपको समझाया था, इस तरह से था, इस तरह से था। इसमें एक प्रोडक्ट बी ऊपर से डाला जा रहा था, ए इसके अंदर ही था, और फिर प्रोडक्ट बन रहा था, एक ऊपर से हम डाल रहे थे रिएक्टेंट। ठीक है। तो उसको सेमी बैच रिएक्टर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। इसमें मैंने आपको बताया इसी बी की मात्रा को कम बढ़ा करके इसमें जो रिएक्शन हो रही है इसकी वेलोसिटी को कम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम कन्वर्जन कैन बी कंट्रोल, मैक्सिमम कन्वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। बोथ रिएक्टेंट काउंटर करंटली, बोथ जो रिएक्टेंट होते हैं वो काउंटर करंटली होते हैं, नहीं होते हैं, ये भी गलत है। मैक्सिमम कन्वर्जन कैन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन कंट्रोल ये कर सकते हैं, तो रिएक्शन की वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बी की मात्रा को घटा बढ़ा करके सेमी बैच रिएक्टर में। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन ये। ठीक है। और सेमी बैच रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर ये समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नाउ अब हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, जो आपकी सीआरई की श्रृंखला में है। ये बैक मिक्सिंग रिएक्टर, मैंने आपको आई थिंक बताया था जब मैं रिएक्टर के बारे में पढ़ा रहा था, जो CSTR रिएक्टर होता है इसको बोलते हैं आप कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर, कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर। ठीक है। इसको ही बैक रिएक्टर, बैक मिक्स रिएक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बैक मिक्सिंग होती है। और इसको आइडियल स्टर्ड टैंक रिएक्टर भी बोलते हैं। तो बैक मिक्स रिएक्टर इज द सेम एज PFR, प्लग फ्लो रिएक्टर की तरह होता है, रॉन्ग। इज सेम एज आइडियल स्टर्ड टैंक रिएक्टर, स्टर्ड टैंक रिएक्टर की तरह सेम मिल रहा है, इसको ही टिक कर दीजिए आप, कुछ मत करिए। एम्प्लॉय मिक्सिंग द एक्सियल डायरेक्शन, इसकी बात अभी कुछ नहीं हो रही है। ये पूछना चाह रहा सेम एज आइडियल स्टर्ड टैंक रिएक्टर की तरह ये होता है बैक मिक्स रिएक्टर। ठीक है।
इसको CSTR भी बोलते हैं। कभी कभी आइडियल स्टैट टैंक रिएक्टर नहीं लिखा होगा, कहीं कहीं पर CSTR लिखा होगा, कंटिन्यूस स्टैट टैंक रिएक्टर लिखा होगा या CSTR लिखा होगा, तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको MFR भी बोलते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CSTR रिएक्शन, इन CSTR, इसी जो आपका जो अभी बात कर रहे थे रिएक्टर कंटिन्यू स्टैट टैंक रिएक्टर, तो वहाँ पर जो कंपोजिशन मिलती है हमें एग्जिट में, जैसे इस तरह से ये रिएक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ पूछना चाह रहा है, उसकी जो कंपोजिशन है एग्जिस्ट स्ट्रीम की, इस सेम एज द रिएक्टर, रिएक्टर में जिस प्रकार से होता है उसी की तरह होती है। इज डिफरेंट द रिएक्टर, रिएक्टर में जिस प्रकार से उससे डिफरेंट होती है। डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ द इनलेट स्ट्रीम, स्ट्रीम पर डिपेंड करती है, इनलेट स्ट्रीम पर। तो जो रिएक्टर के अंदर जो मटेरियल होता है वही बाहर होता है, तो इज सेम एज द रिएक्टर। ए ऑप्शन इज द राइट। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों लेक्चर, और इस सीरीज श्रृंखला में मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। मैं एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से देख के बना रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक एक पॉइंट को उठा करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, मैं ही आशा करता हूँ। और हल्के हल्के धीमे धीमे पढ़ते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे अच्छे नंबरों से। और कोई दिक्कत आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी अच्छे से हेल्प होगी, हर क्षेत्र में होगी, ठीक है। और थैंक यू।